हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस पार्ट 2। इसमें सबसे फर्स्ट डिजीज जिसकी हम बात करेंगे दैट इज इक्लेम्पसिया इन बीचेस। इक्लेम्पसिया इन बीचेस होता क्या है ये? अ, इस कंडीशन में इक्लेम्पसिया कब बोलते हैं? जब हाइपोकैल्सीमिया अलोंग विद हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट होता है। याद रखना है कि हाइपोकैल्सीमिया के साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। कब होता है? तो मोर कॉमन किसको होता है? तो ऐसे बीचेस हैं जिसका लीटर साइज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हाइपोकैल्सीमिया ग्लाइसीमिया दोनों कंडीशन हो जाएगा। तो लिख लेना है कि मोर कॉमन इन बीचेस दैट हैव हाई लीटर साइज। ठीक, बहुत कॉमन है ये। होता कब है? तो 2 to 10 days आफ्टर वीनिंग, 2 से 10 दिन पार्चुरेशन के बाद। ठीक है। और या 2 से 4 वीक आफ्टर वेल्पिंग। मतलब सॉरी, पार्चुरेशन के 2 से 4 वीक बाद। और वीनिंग जब करा देते हैं, बच्चों को दूध से दूर कर देते हैं, उसके 2 से 10 दिन बाद। ठीक है। तो ये याद रखना है कि 2 to 10 days आफ्टर वीनिंग है और 2 to 4 वीक है, ये आफ्टर वेलकीपिंग है। इन एक्लेम्पशिया हम क्लिनिकली इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो जब कैल्शियम का लेवल लेस देन 7 mg/dl हो जाए तो इसको डिटेक्ट किया जाता है। डायग्नोसिस में काम आएगा, ये लेवल याद रखना है। क्लिनिकल साइन की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर क्लिनिकल साइन आएंगे जो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। टिटैनी हो जाएगा, ट्रेमर्स हो जाएंगे, एटेक्सिया। और इसमें एक ये है कि इसमें टेम्परेचर जो है राइज करता है, नियर अबाउट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ये होगा। मिल्क फीवर में भी कैल्शियम की कमी थी, लेकिन वहाँ टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है। तो ये क्लिनिकल साइंस याद रखना है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया इन बीचेस, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट ये दिया जाता है @ 0.5 to 1.5 ml/kg बॉडी वेट के हिसाब से ऐसे 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। याद रखना है कि रूमिनेंट्स जो होता है उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, और जो मोनोगैस्ट्रिक होते हैं इनमें कैल्शियम ग्लूकोनेट चलता है। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इन केस ऑफ एक्लेम्पसिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, वो है लैक्टेशन टिटैनी। लैक्टेशन टिटैनी इन मेयर। जब मेयर में हाइपोकैल्सीमिया होता है तो उसे बोलेंगे लैक्टेशन टिटैनी। सिमिलरली अभी रूमिनेंट में देखा हमने, कैटल में है ना, हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर कहला रहा है, यहाँ पे लैक्टेशन टिटैनी इसका नाम होता है। इसके अलावा और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी, और इसके बाद ट्रांजिएंट टिटैनी, सब इसी के नाम है, या ट्रांसपोर्ट टिटैनी। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कुछ।
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन पास्चर इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा दिन तक चला देते हैं, तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, लैक्टेशन टिटेनी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत कॉमन है किसमें, तो ड्रॉट हॉर्सेस, ड्रॉट हॉर्सेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। होता कब है, तो ये याद रखना है कि 10th डे ऑफ फॉलिंग, पार्चुरेशन के 10th डे पे, या फिर 1 to 2 डे ऑफ वीनिंग। ये डेट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, बस ये याद रखना है कि कौन पहले हो जाता है पार्चुरेशन के, कौन बाद में होता है। बस ये याद रखना है कि इसमें कि लश ग्रीन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नॉर्मल कैल्शियम लेवल की बात कर लें, तो ये पता होगा कि नॉर्मल कैल्शियम जो लेवल होता है वो करीब करीब 11 to 13.8 mg/dl होता है। लेकिन जब लैक्टेशन टिटेनी हो जाएगी, इधर लिखते हैं इन लैक्टेशन टिटेनी, लैक्टेशन टिटेनी में ये लेस देन 8 हो जाएगा, ये याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल की, तो ये अच्छा होता है सीरम आयोनाइज्ड, अगर कैल्शियम लेवल हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये गुड फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। पूछा जाएगा कि कैल्शियम या सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम, तो आयोनाइज्ड कैल्शियम ज़्यादा बेटर है, तो आयोनाइज्ड कैल्शियम इज़ गुड फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा सीरम टोटल कैल्शियम लेवल भी हम पता कर सकते हैं, और उससे भी डिटेक्ट हो जाएगा लैक्टेशन टिटेनी है कि नहीं। साइन नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्लिनिकल साइन क्या है, टिटेनी। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी साउंड होता है ना, वो रेस्पिरेटरी साउंड चेंज हो जाता है, और रेस्पिरेटरी साउंड थम्पिंग रेस्पिरेटरी साउंड प्रेजेंट होता है। अब इस रेस्पिरेटरी साउंड आता कहाँ से है, तो ये आता है डायफ्रैग्मेटिक फ्लटर के कारण थम्पिंग रेस्पिरेटरी साउंड प्रेजेंट होता है। साइन इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें, और एक साइन की बात करें तो सस्पेंडेड यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, यूरिनेशन और डेफिकेशन बंद हो जाएगा। और एक्चुअली इसके साइन की बात करें तो सारे साइंस प्रेजेंट होंगे, साइंस जो होंगे वो सिमिलर होंगे टू टिटेनस। जो टेटनस होता है उसके बिल्कुल सिमिलर साइन होंगे, बट इसमें याद ये रखना है कि वहाँ आपने पढ़ा होगा कि टेटनस डिजीज़ में एक हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब एनिमल हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा प्रोलेप्स ऑफ थर्ड आईलिड, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ टेटनस में मिलता है, ये लैक्टेशन टिटेनी में एब्सेंट होगा। तो बस इतना याद रखना है, इसके अलावा ट्रीटमेंट इसका याद रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट के लिए 20% कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट एट द रेट 250 से 500 ml पर 500 kg बॉडी वेट होगा ना, ये आईवी चलेगा, ठीक है।
और अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ, है ना, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? तो यूरिन वॉइड करेगा, है ना, वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास कर देगा एनिमल्स, चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ट्रीटमेंट ठीक है। ठीक है, अगर ये डिजीज़ के बारे में इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज कीटोसिस। कीटोसिस का दूसरा नाम होता है, मतलब इस डिजीज़ में होता क्या है, इस चीज़ को समझेंगे अभी। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कीटोसिस होता क्या है। ब्लड में एसीटोन बॉडी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं एसीटोनीमिया। तो ये कीटोसिस में देखा जाता है। होता क्यों है कीटोसिस? तो इट इज़ ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में के कारण ही हो रहा। और कॉजेज़ को देख लेते हैं, कॉजेज़ को एनलिस्ट कर लेते हैं क्यों होता है। तो सबसे नंबर 1 है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस समझ में आ रहा होगा कि जितना इनपुट है, जितना खा रहा है ना, उससे ज़्यादा अगर आउटपुट हो जा रहा है, मिल्क है या इनमें निकल जा रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। ब्रीड है, गुअनसी ब्रीड है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ससेप्टिबल है। जैसे हमने मिल्क फीवर में देखा, डाउनर में देखा, वैसे इसमें भी कौन सा ब्रीड सबसे ज़्यादा मोस्ट ससेप्टिबल है? तो ये गुअनसी ब्रीड है। कब होता है, मोस्ट कॉमन कब है? तो ये डिजीज़ बहुत कॉमन है 1 से 2 मंथ, मतलब 1 से 2 से बेटर है कि इसको लिखते हैं फर्स्ट 2 मंथ में। मतलब 2 मंथ पार्चुरेशन का अगर हो जाए, उसके आसपास ये डिजीज़ दिख जाती है। तो फर्स्ट 2 मंथ पोस्ट पार्टम, पार्चुरेशन के 2 मंथ के अंदर ये दिख जाएगा। अगला बात करते हैं, तो हाईएस्ट और इंसिडेंस कब देखा जाता है? तो ये विंटर में ज़्यादा देखा जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये कॉमन है विंटर में, और हाईएस्ट देखा जाता है कब? तो 3 से 4th लैक्टेशन। एनिमल जो होता है 3rd to 4th लैक्टेशन जब उसका होता है, तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मिल्क दे रहा होता है, पीक पे होता है, उसी समय ये देखने को मिलता है। इस डिजीज़ में हो क्या रहा है, इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं। तो इसमें सोमेटोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन ग्लूकागॉन का रेशियो डिक्रीज हो जाता है ना। और इसको बोला जाता है कि ये एक टाइप का सोशियो इकोनॉमिक डिजीज है। ये वर्ड याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक डिजीज है। ठीक है, टाइप की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के होता है। टाइप 1 होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जो लॉन्ग के लिए पढ़ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो हर जगह आता है। टाइप 1 है प्रोडक्शन कीटोसिस, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कीटोसिस मेनली क्या हो रहा है कि ये डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। टाइप 2 की बात करते हैं कि टाइप 2 क्या होता है। तो ये सेकेंड डिग्री होता है। ये कब होता है? तो ये अगर एलडीए हो जाए, आरडीए हो जाए, या टीआरपी हो जाए, या मेट्राइटिस हो जाए, तो ऐसे केस में जब एनिमल खाना पीना ही छोड़ देता है, तब जो कंडीशन आ जाएगी, तो ये टाइप 2 हो जाएगा। फिर टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 एलिमेंट्री होता है। तो एलिमेंट्री क्या होता है, तो इसको समझना होगा कि ये होता है ड्यू टू साइलेज फीडिंग। इस साइलेज फीडिंग में
हमें ध्यान रखना है कि जो साइलेज होता है इसमें ब्यूटाइरेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो है ये है प्रिकर्सर होता है ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड। इसके कारण ये साइलेज खिलाएंगे, ब्यूटारेट बढ़ेगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा होगा, ब्रेकडाउन होगा और उससे फिर एसिटोनीमिया डेवलप होगी, ठीक है। अगला की बात करें तो वो है स्टारवेशन कीटोसिस। स्टारवेशन कीटोसिस क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसा डाइट दे रहे हैं जो डाइट लो हो, किसमें, प्रोपियोनिक एसिड है ना, प्रोपियोनेट में, प्रोपियोनेट है ना, अगर प्रोपियोनिक एसिड में अगर लो हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा कि ये प्रिकर्सर होता है ग्लूकोज का, है ना, तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो स्टारवेशन, फिर इसके कारण जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा, फिर फैट का ब्रेकडाउन किया जाएगा, फिर वापस से एसिटोनीमिया कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूट्रिशनल कीटोसिस। ये न्यूट्रिशनल कीटोसिस ये जनरली मिनरल की डिफिशियंसी है, ये है कोबाल्ट और एक है फॉस्फोरस, इन दोनों की कमी के कारण भी ऐसा होता है। तो ये यहाँ तक कीटोसिस की बात हो गई। अब हम कीटोसिस में आगे देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होगा। कीटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क फीवर टाइप ही। तो कीटो इसमें पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, तो रूमिनेंट्स डिपेंड्स अपॉन हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल, इसी से ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगी, है ना। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको तो ये लोग फर्मेंट कर लेते हैं, और ये फर्मेंट कर लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स बना लेते हैं, जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, या एसीटेट हो जाएगा, या ब्यूटाइरेट हो जाएगा। अब एसीटेट और ब्यूटारेट के बारे में पता होगा आपको कि ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के प्रिकर्सर हैं। और ये प्रोपियोनेट क्या होता है, ये ग्लूकोज का प्रिकर्सर है। तो अगर अगर प्रोपियोनेट कम हुआ, प्रोपियोनेट कम हो गया डाइट में, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अब चूंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेलरेट होगी, और इस एक्सेलरेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के कारण मोबिलाइजेशन हो जाता है फैट का, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट। इस मोबिलाइजेशन ऑफ फैट के कारण, अब फैट का मोबिलाइजेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम का वाया टीसीए साइकिल, तो ये डिपेंड करता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो ये ऑक्जेलो एसीटेट से ही डिपेंड कर रहा है कितना क्वांटिटी है ऑक्जेलो एसीटेट का। और ये ऑक्जेलो एसीटेट आता ही कहाँ से है, प्रोपियोनेट। अब चूंकि प्रोपियोनेट इसका प्रिकर्सर है और इसी की डेफिशिएंसी हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब अनअवेलेबल है हमारे पास, तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं होगा ऑक्जेलो एसीटेट का। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। अब ये ऑक्सीडेशन नहीं होने के कारण
दो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, दो मिलके बनता है एसीटो एसीटेट। ये ऐसा सेकेंड ईयर में ये सब पढ़ने का है, बायोकेमिस्ट्री में, है ना। तो ये एसीटो एसीटेट बन जाता है और ये है इसका पेरेंट कीटोन बॉडी। चूंकि एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन होने के कारण दो एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड होके एसीटो एसीटेट बना लेता है। ये एसीटो एसीटेट फर्दर ब्रेक्स इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये याद रखना है हमको कि ये तीन मेजर कीटोन बॉडी हैं, इनमें ये बाद में ब्रेक हो जाता है। और फिर अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये रीचेज टू ब्रेन, इट रीचेज टू ब्रेन एंड लीड्स टू द नर्वस साइन। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि नर्वस साइन इन कीटोसिस इज ड्यू टू, है ना, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये यहाँ तक की कहानी हो गई। बात करते हैं अगर कीटोसिस की, तो कीटोसिस के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है वेस्टिंग फॉर्म, एक होता है नर्वस फॉर्म। और नर्वस फॉर्म के बारे में अभी बताया कि ये किसके कारण होता है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बारे में कारण होता है ना, ये ब्रेन पहुंच जाता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है वेस्टिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कितना पे बोल देते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया का लेवल कितना होता है, तो लेस देन 40 mg पर डी। ठीक है। अब हाइपोग्लाइसीमिया है तो कीटोन बॉडी बन रहा है, जो भी हमने पूरा पढ़ा है उस हिसाब से, तो जो ये कीटोन नीमिया हो जाएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा ना। और इसी के कारण कीटोन्यूरिया भी हो जाएगा, यूरिन में भी आने लग जाएगा, ब्लड में आएगा फिर यूरिन में आने लग जाएगा। और तो और जो इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के पॉइंट में कि जो स्मेल होगा ये भी, जो मतलब स्मेल ब्रेथ होगा, स्मेल ब्रेथ, जो ब्रेथ का स्मेल होगा तो वो स्मेल फ्रॉम ब्रेथ ऑफ एनिमल। और ये स्मेल जो होगा वो फ्रूटी होगा, फ्रूटी बोल सकते हैं या इसको स्वीटी बोल सकते हैं कि स्वीटिश स्मेल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये वुडी पोस्चर होता है इसमें, या एक इम्पोर्टेंट नाम है हैंगिंग डॉग अपीयरेंस। ये कंडीशन देखने को मिलता है। और अगर बात करें तो जो आपको फील्ड कंडीशन में किसान बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि एसएनएफ कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। जो अलग अलग कंपनियों में दूध देते हैं, बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी होती हैं जो एसएनएफ और फैट परसेंटेज नाप के दूध लेती है, तो ये एसएनएफ क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एसएनएफ कंटेंट करता क्या है, तो ये आपको पता होगा कि अगर एसएनएफ डिक्रीज होता है तो जो मिल्क होगा वो मोर वाटरी होने लग जाएगा, वाटरी मिल्क। ऐसा याद रखना है कि वाटरी मिल्क कंडीशन होने लग जाता है। ठीक है। नर्वस साइन की बात कर लेते हैं कि नर्वस साइन में क्या होगा, तो सारा सर्कलिंग मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। सर्कलिंग मूवमेंट के बाद हाइपर एस्थीसिया। इसके अलावा बात करें तो हेड प्रेसिंग करने लगेगा एनिमल, और बेलोइंग, बेलोइंग साउंड भी करेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है दोनों फॉर्म के बारे में। और एटलीस्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो इस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑलरेडी, पैथोजेनेसिस जो हमने देखा है। और जिनका लॉन्ग है तो लॉन्ग में तो सब कुछ याद रखना ही है, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बाकी पॉइंट्स वाइज याद होना चाहिए लेकिन सारा।
कीटोसिस की अगर बात करते हैं तो कीटोसिस में जो एनिमल होता है उसके फीडिंग बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट होती है। ये एनिमल क्या करता है, सबसे नंबर वन पे ये स्टॉप कर देगा ईटिंग ग्रेन, ठीक है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये रिफ्यूज करने लग जाएगा साइलेज, और लास्ट की बात करें तो ये लास्ट में हे को भी रिफ्यूज कर देगा। तो लास्ट में ये हे भी रिफ्यूज कर देगा। तो ये आता है कि सबसे पहले क्या रिफ्यूज करेगा, है ना, तो ग्रेन नहीं खाएगा, फिर साइलेज, और फिर लास्ट में, लास्ट है ना, ये लास्ट में हे को भी रिफ्यूज कर देगा, ठीक है। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता कितना है। तो नॉर्मल की बात यहाँ कर लेंगे और कीटोसिस की बात यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है, 45 से 75, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे कीटोसिस की बात करें तो यहाँ पे 20 से 40 हो जाएगा, ठीक है। और डायग्नोसिस की तो ये एक तो डायग्नोसिस यहाँ हो गया कि भाई ग्लूकोज का लेवल ही कम हो गया। अगला डायग्नोसिस की बात करें, एक सेकंड, अटक गया है शायद, एक सेकंड, ठीक है। डायग्नोसिस में आगे बात करें तो डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन मिल्क, ये डायग्नोसिस है इंपॉर्टेंट। मिल्क में अगर कीटोन बॉडीज को डायग्नोस करते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं रॉस टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, कि यूरिन में अगर डिटेक्ट करना हो तो इस एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं रोथेराज टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोथेराज टेस्ट किस में डिटेक्ट करता है, तो मिल्क ना कर देना, इसको यूरिन है, ठीक है। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ लिख लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं कीटोन बॉडी की, है ना, और यहाँ पे कीटोसिस में कितना हो जाएगा कीटोन बॉडी का, यहाँ लिखते हैं कीटोन बॉडी लेवल, ठीक है। किस में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड में बात कर लेते हैं, फिर यूरिन और फिर मिल्क, इन तीनों को देख लेते हैं। तो जो ब्लड में नॉर्मल कीटोन बॉडी कितना होता है, 10, है ना, 10 mg/ml। अगर कीटोसिस की बात करें तो ये करीब करीब 100 हो जाता है। यूरिन में नॉर्मल की बात करें तो 10 से 70, लेकिन अगर कीटोसिस की बात करें तो 80 से 1500 भी चला जाता है। मिल्क में बात करें तो ऐसे 4 होता है, और ये 40 भी कीटोसिस में देखा जाता है, तो कीटोसिस में 40 चला जाएगा, ठीक है। अगर इससे आगे की बात करते हैं, देखिए शुरू शुरू में जब हमने ये शुरू किया था कोर्स तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया स्टार्टिंग के वीडियोस में, करीब करीब 500 व्यूज़ हैं, पर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट या तो घट रहा है या उनको लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ चलो मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट कीटोसिस का क्या है, 50% डेक्सट्रोज, कितना देना है, 500 ml, ठीक है। फिर उसके बाद 25% डेक्सट्रोज, और ये देना है 1000 ml, मतलब 1 लीटर देना। इसके अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये 225 ग्राम BID 2 डेज। BID नहीं देना है, OD देना है तो बस डबल कर दीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 450 ग्राम भी दे देंगे तो लेकिन OD हो जाएगा, ऐसे हाफ कर लेंगे BID हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ए डे हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 दिन तक ये दे देंगे, उसके बाद क्या देंगे,
उसके बाद 115 ग्राम, और ये दिन में एक ही बार देंगे, है ना, तो ये 2 दिन उसके बाद ये दे देंगे। इसके अलावा याद रखना है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड, डेक्सामेथासोन, इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन भी देते हैं 200 से 300 IU। ये कैसे देते हैं? सबकट रूट से देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रीजनिंग पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। ये मैं बताता हूँ क्या है कि कीटोसिस है, मतलब इसके पास ग्लूकोज का लेवल तो ऑलरेडी कम है बहुत ज़्यादा शरीर में, फिर इंसुलिन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंसुलिन तो तब दिया जाता है जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो। ऐसे कंडीशन में तो ये और हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसुलिन इसलिए दिया गया है बिकॉज ये जो दे रहे हैं ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये प्रोपियोनेट भी प्रिकर्सर है, ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं डेक्सट्रोज दे रहे हैं, तो इन सब को ये सबकट रूट से देंगे तो धीरे 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 सेल के अंदर एंट्री कराने में ये इंसुलिन हेल्प करता है। ठीक है, ये हम सबकट रूट से दे रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सेल में पेनिट्रेट कराएगा जो भी हमने अभी ग्लूकोज दिया है। ऐसा नहीं कि पहले इंसुलिन दे देना है। ठीक, इसके बाद की बात करें कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, तो ये आपको याद होगा कि ये ट्रेनबोलोन एसीटेट होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, या डेकाडोराबोलिन भी होता है ना, तो ये देख लीजिएगा। ओके, प्रिवेंशन की बात कर सकते हैं कि क्या ऐसा करें कि ये प्रिवेंट हो जाए। तो प्रिवेंशन में जो ग्राउंडेड मेज होता है, ठीक है, ये इस ग्राउंडेड मेज को दिया जा सकता है, पाउडर्ड नहीं है ना, ग्राउंडेड अलग होता है। एक पाउडर्ड होता है, पाउडर जैसा नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दाना दाना होता है, पर ये ग्राउंडेड मेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पॉलीमराइज्ड ग्लूकोज होता है, और ये जो है एस्केप कर जाता है रूमेन के फर्मेंटेशन से, ये याद रखना है, ये रूमेन फर्मेंटेशन से एस्केप कर जाता है। इसके बाद और बात करें तो आयनोफोर एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि मोनेंसिन, तो ये भी दिया जाता है काविंग के बाद, है ना, आफ्टर काविंग। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देगा प्रोपियोनेट का लेवल, तो प्रोपियोनेट कंसंट्रेशन इन रूमेन, तो ये रूमेन में इंक्रीज कर देता है प्रोपियोनेट का कंसंट्रेशन। तो ये था, यहाँ तक कीटोसिस की बात हमने कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा और है, इसको देख लेते हैं, यह है ओवाइन कीटोसिस। जो हम पढ़ रहे थे वो बोवाइन का था, नॉर्मली सिंपल कीटोसिस के टॉपिक में। अब ओवाइन का पढ़ लेते हैं अलग से। ये कब होता है? ये नाम से पता चल रहा होगा, ये शीप में होता है ना। ये तब होता है जब शीप को ना ट्विंस हो जाए या ट्रिपलेट्स हो जाए, ठीक है, और होता है लास्ट स्टेज ऑफ जेस्टेशन, मतलब जेस्टेशन है ना, स्पेलिंग देखिएगा, लास्ट स्टेज ऑफ जेस्टेशन, मतलब ये 6 वीक बिफोर काविंग के आसपास होता है। वो कीटोसिस हो रहा था 2 मंथ तक, है ना, पर्चुरेशन के बाद हो रहा था, ये पहले हो रहा है, याद रखना है। इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज घट जाता है, करीब करीब 30 हो जाएगा, और कीटोन बॉडी बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, इसका क्लिनिकल साइन इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल साइन क्या देख के बता सकते हैं। तो क्लिनिकल साइन में याद रखना है कि क्लिनिकल साइन है, सबसे नंबर 1, स्टार गेजिंग पोजीशन में ये शिफ्ट दिखेगा हमें, है ना, ट्रेमर्स हो जाएगा,
या लिप ट्विच करता है, ये अपना लिप ट्विचिंग है। हेड का फ्लेक्शन हो जाएगा, ये हेड का जो फ्लेक्शन है इसको बोला जाता है कि होता क्यों है, तो जो सर्वाइकल मसल्स हैं, है ना, उसमें कॉग व्हील कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब याद रखना है बस वर्ड कि कॉग व्हील कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्वाइकल मसल। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि तुम सी सेक्शन कर डालो। तो सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना। अगर मेडिसिन की बात करें तो बेस्ट तो मेडिसिन नहीं है, पर मेडिसिन दिया जाता है 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, अब चूंकि ये पता है कि इसमें भी याद होना चाहिए कि जो क्योंकि फीटस अभी अंदर ही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे हमने उसमें पढ़ा एक्लेम्सिया में, वैसे ही यहाँ पे भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिया जाता। ठीक, तो हम इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। अभी कुछ डिजीजेस बच गया है, जैसे कि एक है एजोटूरिया, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद की अगर बात करें तो एक है बेबी पिग डिजीज़, है ना, पीपीएच। तो इसमें है काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी है, सबको थोड़ा डिटेल डिस्कस करने में थोड़ा समय लग जाएगा। डायबिटीज़ है, मेलाइटस है, इंसिपिडस है ना, ग्वाइटर है, फैट काउ सिंड्रोम, तो अभी है मतलब बचा हुआ है। लेक्चर 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा मेटाबॉलिक डिजीजेस। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, या ऐसा कोई जो 4th ईयर में हो या तैयारी कर रहा हो। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट।